वो पल आज भी याद हैं कि -20 डिग्री टेम्परेचर में हमारे चेहरे की स्किन फटी हुई थी, खून टपक रहा था और हम 21 जवानों की टीम टाइगर हिल टॉप के ऊपर रात भर चलती थी, दिन भर पत्थरों में पड़ी रहती थी, फिर रात भर तो परमात्मा से कनेक्ट हुआ, तुरंत आवाज़ आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। 1 साल का ये लड़का, 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव, जिधर देखता उधर बर्फ पहाड़, कुछ भी नजर नहीं आता। अब बस ऊपर वाले से एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख, बस सिर्फ अपने साथियों तक सूचना पहुंचाऊं। जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए देश के वो बेकार जवानी है। जी हाँ, कारगिल विजय दिवस को 25 साल पूरे हो गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए वो जवान शख्स मौजूद हैं जो महज 19 साल के थे। खून से लथपथ 15 पाकिस्तानी गोलियां इनके सीने पर आकर लगी, लेकिन ये खड़े हुए और भारत माँ का झंडा टाइगर हिल पर लहरा कर आए। जी हाँ, ये कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं बल्कि जो रियल लाइफ हीरो हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमन है, वंदन है। कहते हैं बहुत अच्छी लाइनें जो है दिनकर जी ने हमें इस यूथ को दे करके गए कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। हम मन से जीतते हैं। कोई भी काम किया अगर हमारे मन के बैटल फील्ड के अंदर हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो ग्राउंड के जो है प्रत्यक्ष रूप से जो हम जिस बैटल फील्ड में भी जाएंगे उसको हम आसानी से जीत पाएंगे। तो ये एक सपना था, मन में इस चीज को जी रखा था कि भर्ती होना है, लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़ने का भी सौभाग्य इतनी जल्दी मिलेगा ये पता नहीं था। 19 साल की अवस्था, 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव, बस एक जोश, जुनून और जज्बा था। पलटन की एक ऐसी रणनीति, एक अच्छी लीडरशिप हमें मिली। उस लीडरशिप के तहत हम तो नए रिक्रूट थे, बस जो आदेश मिलता गया चलते रहे, चढ़ते रहे। वो पल आज भी याद हैं कि -20 डिग्री टेम्परेचर में हमारे चेहरे की स्किन फटी हुई थी, खून टपक रहा था और हम 21 जवानों की टीम टाइगर हिल टॉप के ऊपर रात भर चलती थी, दिन भर पत्थरों में पड़ी रहती थी, फिर रात भर, क्योंकि ऊपर से वो देखते थे अपनी मूवमेंट को छुपाने के लिए, दुश्मन को सरप्राइज करने के लिए 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर हम चले। तीसरी रात का तो वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने दृश्यता है। आज शायद आप बहुत सारे फैमिली से मिले होंगे, देखे होंगे कि हर एक योद्धा ने उन पर्वत श्रृंखलाओं के पत्थरों पर अपने लहू से एक जीवांत एक उदाहरण और एक इतिहास लिख दिया कि अमिट है और देश उनके उस अध्याय को आज प्रेरणा स्रोत हम लोगों तक पहुंचाता है। ऊपर चढ़े, 7 बंदे चढ़ पाए, 5 घंटे तक लड़े, एक एक करके शहीद होता हुआ मेरा साथी चला गया। वो पल तो अभी भी याद है जब सर से लेकर पैर तक लहूलुहान, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका सर निकलता है, उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन शब्द तक नहीं बोल पाया। मेरी बगल में मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। अभी 3 दिन पहले जब उसके परिवार से मिला, उसके बड़े भाई से मिला, वो आकर के बोलता है, भाई मुझे मेरे भाई के आखिरी शब्द बता। मैं क्या बता पाऊँ, कुछ नहीं बोला था। मैं सिर्फ इतनी ही हमारी बात हुई, उतना ही। मगर लास्ट वर्ड यही था कि क्या। वो भी शहीद हो गया। एक और साथी आगे बढ़ा, बम गिरता है वहीं पर आर्टिलरी का, उसकी गर्दन कट जाती है, सर जमीन पर है, धड़ बिना सर के चल रहा है, 2 कदम तक चला, जमीन पर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके मैंने तमाम अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने भारत माँ की गोद में सोते हुए देखा। उनको भी लगा कि शायद इनमें सब मर गए हैं। फिर उन्होंने गोलियों की दोबारा से बौछारें शुरू करी ताकि इनमें से रिचेक करें कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं पड़ा है। मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं, देख सकता था।
उसने आकर के जब सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में हाथ में गोली मारी, देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है, फिर पैर में गोली मारी, फिर देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने तो अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों के बॉडियों में बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे ताकि ये लाशें छत विछत हो जाए, गालियां देने लगे। बहुत देर तक ये सब कुछ सहता रहा, देखता रहा। फिर उनके एक कमांडर था, उसने बोला नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला करो। जब हमले वाले वर्ड मेरे कानों पे पड़े तब लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब बस ऊपर वाले से एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख, बस सिर्फ अपने साथियों तक सूचना पहुंचाऊं। वो दोबारा से आकर के गोली मारने लगे, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। मैंने आंखों से देख रहा था कि 2 कदम तक वो चला, वो एकदम से रुक गया। जैसे वो रुका मुझे लगा कि शायद इसको आभास हो गया कि मैं जिंदा हूँ। उसने पीछे मुड़ते ही तुरंत में उसने राइफल सीने की तरफ करी। तब तो लगा यार अब तो नहीं बचेगा। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, इस देश को भारत माँ बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते कि ये कंकर मिट्टी वाली जमीन, ये माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करती है। माँ अपने बेटों का शौर्य, वीरता, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। शायद इस माँ भारती ने मुझे ये माध्यम चुन लिया होगा, उसके बेटों ने जो बलिदान दिया है, उनकी जो शौर्य है, उनको मैं दुनिया तक बताऊं। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। तो उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उस सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी, रिकोचिट हुई, लेकिन गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का जवान आया होगा, उसने आकर के मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, तब उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब वो एकदम से मुझे चेतना ही, जिंदा हूँ। तब फिर अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपने हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया। कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया था, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा, हमारे ऊपर आकर के गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। बस वही एक मौका था। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ तो हिला ही नहीं, हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। इस हाथ से राइफल उठाई, वहां से ऐसे पलटा खाया, वहां से फायरिंग किया, फिर 3-4 पाकिस्तानियों को मार गिराया। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर। फिर उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आके भाग खड़े हुए। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था, पूरी पैर की मसल्स निकल के बाहर थी, हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। लेकिन हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, बस विश्वास को बना करके रखा, नहीं मुझे नीचे जाना है। फिर मैं घिसटता, रेंगता, फायर करता, 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगी हुई है, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ छोड़ करके भाग रहे हैं वो। थोड़ी देर तक वहीं पर पड़ा रहा, फिर दिमाग के अंदर पागलपन छाया, तुझे तो नीचे जाना है। फिर बड़ी हिम्मत को बटोरा, धीरे 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 उन साथियों तक आया। देखा तो किसी का, ऐसा लगा कि देख इनमें से जिंदा तो कोई नहीं है। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सिर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर रोया बैठ करके, बहुत देर। 19 साल का ये लड़का, 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा, न सर्विस का अनुभव। जिधर देखता उधर बर्फ, पहाड़, कुछ भी नजर नहीं आता था। फिर जब हम कहते हैं ना कि जब हम रोते हैं तो हम अपने आप से, ये रोना भी एक थेरेपी होती है। जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, हम क्या है, हम बॉडी है, शरीर नहीं, हम एक सोल है, आत्मा है। और जब हम आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। शायद मैं रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ होऊंगा, तो परमात्मा से कनेक्ट हुआ, तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। बस ये हाथ बिल्कुल लटक गया था, असहनीय दर्द होने लगा। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और फिर जो आवाज रास्ता था बस उससे मैं ऐसे रोल करता हुआ नीचे की तरफ चला गया।
500-600 मीटर नीचे गया तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। नीचे देखा तो मेरे साथी नजर आए, उनको आवाज़ दिया, मुझे उठा करके लेकर गए। जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कोई ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े होते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि तो जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन अंदर विश्वास बना के रखा था कि मैं जिंदा रहूँगा। फिर वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, तो सीओ साहब कमांडिंग ऑफिसर ने जो है बोला जल्दी से लड़के को मेरे पास पहुँचो। दोपहर हो गया था, शाम हो गई थी कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुँचते हुए। इतना लहू बह गया, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। इनके पास पहुँचा, बेटा मेरे को पहचानता? मैं कहा साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आवाज़ सुनाई दी, बोला तेरा कमांडिंग ऑफिसर जहीन साहब, सर्दी लग रही है बहुत तेज। फिर उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। बोला कुछ बताएगा? मैं कहा साहब बताऊंगा। तब फिर ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन उनको बताया। लास्ट में बोले जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अमनीसन और फील्ड पट्टी की है, क्यों खाने के लिए नहीं चाहिए सर, भूख नहीं लगती। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया। एक बड्डी पेयर ये पार्लेजे वाले बिस्किट का पैकेट, आधा बिस्कुट का खाया था, आधा तो बैलेंस था।